नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा 2022 के लिए जारी सिलेबस के अनुरूप भारत के भूगोल के अंतर्गत आज की इस क्लास में आप विविध और अभ्यास प्रश्न को कवर करेंगे और इस प्रकार भारत का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास से आपको विश्व का भूगोल प्रारंभ किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या रेगड़ मिट्टी, काली मिट्टी को कपास मिट्टी या काली मिट्टी को उष्णकटिबंधीय चरनोजेम मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यानी इन तीनों नामों को काली मिट्टी के नाम से स्थानीय रूप में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में काली मिट्टी का विस्तार किन राज्यों में है और लगभग ये कितने क्षेत्र को कवर करता है। तो याद रखिएगा काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों में है और ये लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। यानी इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर इसमें काली मिट्टी का विस्तार है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि काली मिट्टी किसकी खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो याद रखिएगा काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है, इसीलिए काली मिट्टी को कपास मृदा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ रहा है कि काली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है और किसकी कमी होती है। तो याद रखेंगे काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। और यदि पूछा जाए कि किनकी कमी होती है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ अर्थात ह्यूमस की कमी होती है। अगर आपको इसको ट्रिक के तौर पे याद रखना हो तो जिसकी कमी है, अगर आप ये याद रखेंगे तो आप अधिकता पूछे तो आप इन कमी वालों को एलिमिनेट करके और अपने प्रश्न को सही कर सकते हैं। यानी आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की काली मिट्टी में कमी होती है। अगला प्रश्न देखिए, यह भी प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि तीव्र जल धारण करने की क्षमता किस मृदा में होती है अर्थात किस मिट्टी में होती है। तो आपका जवाब क्या होगा, काली मिट्टी में तीव्र जल धारण करने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, पूछ रहा है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी है। तो आपका जवाब होगा काली मिट्टी स्वतः जुताई वाली मिट्टी कही जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि तीव्र विच्छालन क्रिया के परिणाम स्वरूप किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण तीव्र विच्छालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लैटेराइट मिट्टी में किसकी कमी होती है। तो याद रखिएगा लैटेराइट मिट्टी में उर्वरता की कमी होती है, क्योंकि अधिक वर्षा के कारण जो उसके ऊपरी परत होती है वो क्या होती है, बह जाती है, इसलिए लैटेराइट मिट्टी में उर्वरता की कमी होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली कौन सी मृदा है। तो याद रखिएगा कछारी मिट्टी, जिसको जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, यह सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है अर्थात मिट्टी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो कछारी मिट्टी है, जिसको अभी आपने जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना, ये कितने प्रतिशत भागों में और कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है। तो याद रखिएगा कछारी मिट्टी देश के 33.5% भागों को अर्थात लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ये कवर करती है। कौन सी मृदा, कछारी मृदा, जिसको जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो प्राचीनतम काप मृदा होती है इनको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा प्राचीनतम काप मृदा बांगर मृदा के नाम से जानी जाती है। और अगर पूछा जाए कि नवीन काप मृदा किसके नाम से जानी जाती है, तो याद रखिएगा खादर के नाम से। यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं आपके लिए, तो पूछा जाए कि जो प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है या पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है उसको बांगर के नाम से, और जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसको खादर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब है या जो गंगा राम गंगा का दोआब क्षेत्र है, इसमें किस मृदा का विस्तार है। तो याद रखिएगा बांगर और खादर क्षेत्र का। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बलुई मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कैसी होती है। तो याद रखिएगा कि बलुई मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में और बड़े होते हैं। यही कारण है कि जो बलुई मिट्टी होती है इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दोमट मिट्टी जो होती है इसमें क्या क्या पाए जाते हैं और उनका प्रतिशत क्या है। तो याद रखिएगा दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृतिका के कण और 20% गाद के कण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि दलहनी फसलें मृदा को किस चीज से भरपूर कर देती हैं। तो याद रखिएगा दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है।
कई बार पूछा गया है कि मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन और उड़द। ये क्या है? ये मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली फसलें हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लाल मिट्टी में किस चीज की बहुलता होती है? तो याद रखेंगे लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लाल मिट्टी का जो लाल रंग है ये किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे लाल मिट्टी का जो लाल रंग है ये फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में ये पीली दिखाई देती है। यानी जब जल इसमें मिक्स हो जाए तो ये इसका रंग कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चिकनी मिट्टी में किसकी क्षमता अच्छी होती है? तो याद रखिएगा चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो याद रखिएगा चिकनी मिट्टी में पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मिट्टी का पीएच, तो याद रखिएगा मिट्टी का पीएच का मान यदि 7 से कम होता है तो इसका मतलब है कि मिट्टी की अम्लीयता है, और यदि पीएच का मान 7 से अधिक हो जाए तो यहां पर यह बात दर्शाता है कि मिट्टी की क्षारीयता है। यानी कि 7 से कम होगा तो अम्लीय और 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी को सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा सामान्य फसल उगाने वाली मिट्टी का पीएच 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उसके खारेपन को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में और विभिन्न आयोगों में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उसके खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अधिक अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा चूने का प्रयोग होता है अधिक अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए। यानी अगर मिट्टी की क्षारीयता है तो उसको बदलने और उसके खारेपन को हटाने के लिए आप जिप्सम का प्रयोग करेंगे अर्थात कैल्शियम सल्फेट का, और अगर मिट्टी अधिक अम्लीय है तो उसको कृषि योग्य बनाने के लिए चूने का प्रयोग करेंगे। यह बात बिल्कुल आपको कंठस्थ होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चाय बागानों के लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है? तो आप याद रखेंगे चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण जो चाय के बागान है वो कहां पर लगाए जाते हैं? तो याद रखिएगा पर्वतीय ढलानों पर लगाए जाते हैं ताकि जल निकासी प्रॉपर हो सके। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अवनालिका अपर्दन ये किसके कारण होती है? तो याद रखिएगा चंबल घाटी के क्षेत्र में गोह और जो खड्डों का निर्माण है ये अवनालिका अपर्दन के कारण हुआ है। यानी अगर आपको अवनालिका अपर्दन का उदाहरण देखना है तब आप चंबल घाटी क्षेत्र को देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मृदा अपर्दन किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा जल तथा वायु के प्रभाव के कारण मृदा का जब ऊपरी परत कटकर बह जाता है तो इसको कहा जाता है मृदा अपर्दन। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मृदा अपर्दन मुख्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? मृदा अपर्दन मुख्यतः वनस्पतिहीन और ढालू क्षेत्रों में अधिक होता है, अर्थात जहां पर वनस्पतियां कम होती हैं या वनस्पतियां नहीं होती हैं या जो ढालू वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर मृदा अपर्दन ज्यादा होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारी वर्षा के क्षेत्रों में क्या कारक है? तो याद रखिएगा ये जो भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं यहां पर अपर्दन का कारक जल है। वही शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अपर्दन का कारक क्या है? वायु है। ठीक है, यानी कि वायु के द्वारा, जैसे अगर रेगिस्तानी इलाका है तो ये शुष्क है, तो यहां पर आप देखेंगे अपर्दन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। और जहां ज्यादा वर्षा होती है वहां पर अपर्दन का मुख्य कारण क्या है? जल है, वो मिट्टी को काट देता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मृदा अपर्दन का यहां पर बताया जा रहा है कि केवल प्राकृतिक कारण ही नहीं है अपितु मानव का भी जो क्रियाकलाप है वो भी मृदा अपर्दन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जलीय अपर्दन से उत्तर पश्चिम का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा प्रभावित है? तो याद रखिएगा जलीय अपर्दन से उत्तर पश्चिम का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई प्रदेश है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जिस मिट्टी का रंध्र जितना छोटा होगा उसमें कौन सी क्रिया सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगी? तो याद रखिएगा केशिका क्रिया उतनी ही प्रभावशाली होगी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बताया जा रहा है कि जिस मिट्टी का रंध्र जितना छोटा होता है उसमें केशिका क्रिया उतनी ही प्रभावशाली होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है, अब बताया जा रहा है यहां पर कि जिस मिट्टी का रंध्र जितना बड़ा होता है उसमें केशिका क्रिया उतनी ही कम प्रभावी होती है। यह सामान्य सी बात है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भूमि उपयोग में
भूमि सुधार का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि मृदा संरक्षण, यानी भूमि उपयोग में सुधार का मतलब क्या है? मृदा संरक्षण। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मृदा निर्माण में और उसकी उत्पादकता में वृद्धि के लिए विशेष योगदान किसका माना जाता है? तो याद रखेंगे, केचुए का योगदान विशेष माना जाता है मृदा के निर्माण और उसकी उत्पादकता में वृद्धि के लिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर किसे कहा जाता है? तो आपका सीधा जवाब होगा, और आप सभी जानते भी हैं कि केचुए को पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो आपका जवाब क्या होगा? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा में। अब इसका दूसरा पक्ष देखिए, पूछ रहा है कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल, हरियाणा में है, इसकी एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार लवणीय मृदा की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? यानी पूछा जा रहा है कि लवणीय मृदा का क्षेत्र जो है यह सर्वाधिक किस राज्य में है? तब आपका जवाब होगा गुजरात में। यानी आपने यहां पर दो प्रश्न क्लियर किए। कौन कौन से? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहां पर है? करनाल, हरियाणा में, और उसकी रिपोर्ट के अनुसार लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र गुजरात में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि क्षारीय मृदा की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। हालांकि आप उत्तर प्रदेश का जब स्पेशल पार्ट देखेंगे तो उसमें और इस बात को विस्तार से आपने देखा भी है। ये जो क्षारीय मृदा है ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कवर करती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जैव उर्वरता के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा एजोला और नील हरित शैवाल, इनका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, किसका जैव उर्वरता के रूप में? एजोला और नील हरित शैवाल। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कोरधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो याद रखिएगा पॉटजोल। ये जो पॉटजोल मृदा है ये कोरधारी वनों के क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्राचीन जलोढ़ मृदा, जो ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली मृदा, उसको किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा राढ़ के नाम से जाना जाता है प्राचीन जलोढ़ मृदा को। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत की मिट्टी में से कौन सी ऐसी मिट्टी है जो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होती है? तो आपका जवाब क्या होगा? रेगुर मिट्टी। ठीक है, रेगुर मिट्टी जो होती है ये भारत के जो बेसाल्ट लावा क्षेत्र हैं उनके उपक्षय के कारण इसका निर्माण होता है। और याद रखिएगा अभी आपने पढ़ा था कि रेगुर मिट्टी को क्या कहा जाता है? काली मिट्टी कहा जाता है। यानी अगर इसको डायरेक्ट पूछा जाए कि काली मिट्टी का निर्माण किस क्षेत्र से, तो बेसाल्ट लावा वाले क्षेत्र के उपक्षय के कारण निर्मित होती है। ठीक है, और एक बात और यहां पर याद दिला दें आपको कि अभी आपने देखा था कि ये जो इस प्रश्न के ऊपर प्राचीन जलोढ़ मृदा है, ये प्राचीन जलोढ़ मृदा को आपने क्या पढ़ा था? ये मृदा बांगर मृदा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जिसको यहां पे कहा है राढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत की प्रमुख लौह इस्पात कंपनी कौन सी है? तो याद रखिएगा टाटा स्टील, जिसको टिस्को के नाम से जाना जाता है, अर्थात टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये भारत की लौह इस्पात कंपनी है टिस्को। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि टिस्को का कारखाना कब और कहां एस्टेब्लिश किया गया था? तो याद रखेंगे टिस्को अर्थात टाटा स्टील का कारखाना 1907 में टाटा नगर जमशेदपुर में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से और किस राज्य में की गई? तो आपका जवाब होगा भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई। यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात भारत की जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसके अंतर्गत किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? तो आपका जवाब क्या होगा? स्वतंत्रता पश्चात भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी और आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। अब इस बात का प्रमाण कौन सा है? तो याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्रों की स्थापना क्रमशः जर्मनी, सोवियत संघ और ब्रिटेन के सहयोग से किया गया। यानी कि राउरकेला उड़ीसा में जो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई ये जर्मनी के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ में जो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई, अभी आपने पढ़ा भी इसको कि सोवियत संघ अर्थात रूस के सहयोग से, और जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई ये ब्रिटेन के सहयोग से हुई। और पूछा जाएगा कि किस पंचवर्षीय योजना में? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इस आधार पर आप ये बात प्रमाणित होती है कि भारी और आधारभूत उद्योगों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विशेष बल दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बाल्को अर्थात भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा 1965 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की
कैसी कंपनी कौन सी है? तो याद रखिएगा प्रथम एल्युमिनियम उत्पादन कंपनी है कौन? भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हिंडाल्को किस ग्रुप की कंपनी है और क्या उत्पादन करती है? तो याद रखेंगे हिंडाल्को आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी है और ये एल्युमिनियम और कॉपर का उत्पादन करती है। अगला प्रश्न देखिए, नाल्को से संबंधित है। पूछ रहा है कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना कब और कहां हुई? तो आपका जवाब क्या होगा? नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना 1981 में उड़ीसा में की गई। याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना अकादमी कहां पर है? तो याद रखिएगा डुंडीगल, डुंडीगल जो कि हैदराबाद में है, यहां पर भारतीय वायुसेना अकादमी है। अगला प्रश्न देखिए, यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि बीएलडब्ल्यू अर्थात बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, या इसको दूसरे फॉर्मेट में क्या कहते हैं? डीएलडब्ल्यू, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, कहां पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, जिसको अभी आपने बीएलडब्ल्यू के नाम से जाना, इसकी स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा 1961 में भारतीय रेलवे द्वारा बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना की गई और इसमें रेल के डीजल इंजनों और उनके अन्य कलपुर्जों का निर्माण किया जाता है और यह कहां स्थित है? वाराणसी में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना 1948 में की गई। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल कब निगमित हुआ? तो याद रखिएगा 1954 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड निगमित हुआ। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कहां पर तेल शोधन के कार्य के लिए रिफाइनरी की जाती है? तो याद रखिएगा, और यहां पर दो बातें याद रखिएगा, मैं यहां पर दो प्रश्न बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि तेल शोधन के कार्य के लिए जो रिफाइनरी स्टैब्लिश है वो कहां पर और किस कंपनी की स्टैब्लिश है? तो आपका जवाब होगा तेल शोधन का कार्य मथुरा में होता है और ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सीमेंट उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे चुनार जो कि मिर्जापुर के पास है, ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीमेंट की अन्य खाने कहां कहां से हैं? तो याद रखिएगा दादरी जो कि गौतम बुद्ध नगर, चुर्क जो कि सोनभद्र में, और डाला ये कहां पर है? सोनभद्र में। यानी कि जो सीमेंट उद्योग से संबंधित है वो चुनार मिर्जापुर, दादरी गौतम बुद्ध नगर, चुर्क सोनभद्र और डाला सोनभद्र में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कांच की चूड़ियां बनाने के लिए कौन सा क्षेत्र मशहूर है? तो याद रखिएगा फिरोजाबाद कांच की चूड़ी बनाने के लिए विश्व विख्यात है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में जलयान कारखाना कब और कहां स्टैब्लिश हुआ? तो याद रखिएगा भारत में जलयान कारखाना 1941 में विशाखापट्टनम में स्थापित हुआ और एक बात और आप याद रखेंगे, इसे वर्ष 1952 में सरकार ने अधिकृत करके उसका नाम क्या रख दिया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे कि जलयान कारखाना कहां पर? 1941 में विशाखापट्टनम में, और 1952 में सरकार ने इसको अधिकृत करके इसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र हैं वो भारत में कहां कहां? तो आप याद रखेंगे विशाखापट्टनम, कोलकाता, गोवा, मुंबई और कोचीन में भारत के प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र की स्थापना कब और कहां की गई? तो आप याद रखेंगे कि भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र की स्थापना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में की गई। और यदि पूछा जाए कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम उर्वरक संयंत्र कब और कहां पर स्टैब्लिश हुआ, तब आपका जवाब होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 में बिहार, जो कि अब ये क्षेत्र झारखंड में लगता है, झारखंड के सिंदरी में स्थापित है। अगला प्रश्न देखिए, यानी आपको यहां पर दो बातें डिफरेंट याद रखनी है कि भारत में यदि पूछा जाए कि प्रथम उर्वरक संयंत्र, तब आपका जवाब होगा 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में, और यदि पूछा जाए कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम उर्वरक संयंत्र, तब आपका जवाब होगा 1951 में झारखंड के सिंदरी में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत का सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहां स्थित है? तो आपका जवाब क्या होगा? फूलपुर जो कि प्रयागराज में और उत्तर प्रदेश में है, यह भारत का सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रथम सफल सूती वस्त्र का कारखाना कहां स्टैब्लिश है, कब स्टैब्लिश है और किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया? यहां पर तीन प्रश्न बन रहे हैं। तब आपका जवाब होगा कि प्रथम सफल सूती कारखाना 1954 में स्टैब्लिश हुआ। कहां पर? तो मुंबई में। और किसके द्वारा? तो आपका जवाब होगा कवासजी नाना भाई डावर के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि डायमंड पार्क ये क्या है? एक औद्योगिक केंद्र है, यहां किसका निर्माण होता है? तो आपका जवाब होगा डायमंड पार्क एक औद्योगिक केंद्र है,
जहां से हीरो जवाहरात और आभूषणों का निर्यात और निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि होजरी उद्योग के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो आपका सीधा जवाब होगा पंजाब राज्य का जो लुधियाना है, ये होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और एक बात और याद रखिएगा कि लुधियाना को पंजाब की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चंदेरी जो कि एक पारंपरिक साड़ी और वस्त्र है, इसके उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम और मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में चंदेरी अर्थात ये जो पारंपरिक साड़ी और वस्त्र का उत्पादन है, ये क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु का कांचीपुरम और मध्य प्रदेश का अशोकनगर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कहां से होती है? यह भी प्रश्न बहुत पूछा गया है। तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को क्योंझर से लौह इस्पात की आपूर्ति यानी लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तब आपका जवाब होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1973 में की गई। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि फूट लूज उद्योग किसका उदाहरण है? तब आपका जवाब होगा सॉफ्टवेयर जो है ये फूट लूज उद्योग के अंतर्गत आता है। यानी सॉफ्टवेयर किसके अंतर्गत आता है? फूट लूज उद्योग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में किस क्षेत्र में यूरेनियम की खान है और इसका संचालन किसके द्वारा होता है? तब आपका जवाब होगा भारत में नारवा पहाड़। ये जो नारवा पहाड़ है, ये खान का क्षेत्र है, ये झारखंड में ये यूरेनियम की खान है। यानी यूरेनियम की खान कहां पर? नारवा पहाड़ खान क्षेत्र में, जो कि झारखंड में है। और इसका संचालन यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हाथ की छपाई के लिए कौन सा क्षेत्र मशहूर है? तो याद रखिएगा फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। अगला, ये प्रश्न आप पढ़ भी चुके हैं कि कांच की चूड़ियां जो हैं वो किस क्षेत्र में? तो फिरोजाबाद में। यानी हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद और कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आप याद रखेंगे आगरा और कानपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आपका जवाब होगा बरेली। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गैसो हाल की पायलट परियोजना प्रारंभ की गई? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आंवला, जो कि बरेली में है, यहां पर गैसो हाल की पायलट परियोजना प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो प्लाईवुड का निर्माण है ये किसकी लकड़ी से किया जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? प्लाईवुड का निर्माण काजू की लकड़ी से किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सड़क नेटवर्क में विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका जवाब क्या होगा? भारत का सड़क नेटवर्क लगभग 63.72 लाख किलोमीटर में है। यानी 63.72 किलोमीटर लाख किलोमीटर में भारत का सड़क नेटवर्क है और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-27। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327B ये कैसा राजमार्ग है? तो ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्या नाम है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327B। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 1.20 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन स्थानों को आपस में जोड़ती है? तो याद रखिएगा भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ये जो पूर्व पश्चिम गलियारा है, ये उत्तर दक्षिण गलियारा, ये दोनों आपस में किसको जोड़ते हैं? तो याद रखिएगा ये जो पूर्व पश्चिम गलियारा है ये सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है और जो उत्तर दक्षिण गलियारा है ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये दोनों फैक्ट आपको इंडिविजुअल याद होने चाहिए। इसके साथ ही साथ एक बात और यहां पर उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंध नजर आती है कि ये जो पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा है ये आपस में एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के झांसी में काटते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो आपका जवाब होगा महाराष्ट्र। कितनी है? 18,317 किलोमीटर। याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत किसको जोड़ा जा रहा है? तो अभी आपने पढ़ा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? तब आपका जवाब क्या होगा?
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई। और ये किन क्षेत्रों में? तो याद रखिएगा, जो मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों और 500 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, और विशेष राज्यों में 200 से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामों में प्रत्येक मौसम के लिए अनुकूल सड़क निर्माण से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई। कब? 25 दिसंबर 2000 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में किसके शासनकाल में सर्वप्रथम रेल मार्ग बनकर तैयार हुआ और कब हुआ, और कहां से कहां तक पहली ट्रेन चली? तब आपका जवाब होगा, भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग बनकर तैयार हुआ 1853 ईस्वी में। और इस रेल मार्ग पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई, जो उस समय बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई 16 अप्रैल 1853 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रेल मार्गों को किसके आधार पर 3 भागों में विभक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा, रेल मार्गों को चौड़ाई अर्थात जो पटरियों के मध्य दूरी होती है, इसके दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा जाता है। जो मीटर गेज होती है, ये 2 पटरियों के मध्य, ये जो चौड़ी और बड़ी लाइन होती है, इसमें 2 पटरियों के मध्य 1.676 मीटर या 1676 मिमी या 5.5 फीट की दूरी होती है। अगला छोटी लाइन, इसमें 2 पटरियों के मध्य 762 मिमी या 610 मिमी की दूरी होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में कई रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है, जिसको सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है संयुक्त तौर पर, जो भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो याद रखिएगा, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और माथेरन हिल रेलवे, ये माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हिमालयन रेलवे के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र? तो याद रखिएगा, हिमालयन रेलवे के अंतर्गत सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, दार्जिलिंग, ये हिमालयन रेलवे के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वर्तमान में किन राज्यों में रेल सेवाएं पूर्ण रूप से आरंभ हो गई हैं? तो याद रखिएगा, वर्तमान में त्रिपुरा और मिजोरम में रेल सेवाएं पूर्णतः प्रारंभ हो गई हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस राज्य को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में रेल नेटवर्क का विस्तार हो गया है? तो याद रखिएगा, सिक्किम राज्य को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में रेल नेटवर्क का विस्तार हो गया है। अगला प्रश्न रेलवे जोन और उसके मुख्यालय से है। यहां से भी सीधे प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षाओं में। इसमें जो सबसे पहला जोन है वो है सेंट्रल रेलवे का। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? CST मुंबई महाराष्ट्र में। अगला है पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में। उत्तर मध्य रेलवे पूछा जाए तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव असम में। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर राजस्थान में। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय गार्डन रीच कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली कर्नाटक में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई महाराष्ट्र में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में। कोलकाता मेट्रो का रेलवे का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तटीय जो दक्षिणी तटीय रेलवे है इसका मुख्यालय कहां पर है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दीनदयाल कांडला बंदरगाह ये कैसा है और कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा, दीनदयाल कांडला बंदरगाह कांडला क्रीक में अवस्थित है और ये कच्छ की खाड़ी के मुहाने से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। और यदि पूछा जाए कि दीनदयाल कांडला बंदरगाह किस राज्य में है तो आपका जवाब क्या होगा? गुजरात में। और एक बात और आपको याद रखना होगा दीनदयाल कांडला बंदरगाह के अंतर्गत कि अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत का सबसे गहरा पत्तन कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा? विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा पत्तन है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मुर्मुगांव पत्तन किस राज्य में और किस नदी के मुहाने पर है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? मुर्मुगांव पत्तन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है भारत का? तो आपका जवाब क्या होगा? चेन्नई। फिर यहां पर एक प्रश्न और बनता है
कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखिएगा मुंबई। यहां पर चेन्नई के संदर्भ में एक बात और आपको याद रखनी होगी कि सबसे बड़ा अगर कृत्रिम बंदरगाह पूछा जाए तब भी आपका जवाब क्या होगा, चेन्नई। यानी चेन्नई के संदर्भ में आपने दो बातें याद रखी, कौन कौन सा, कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा, चेन्नई। और यदि पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई। अगला प्रश्न देखिए, एक बात और याद रखिएगा कि चेन्नई एक खुला सागरी बंदरगाह भी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विशाखापत्तनम और कोची बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है, तो याद रखिएगा विशाखापत्तनम और कोची ये प्राकृतिक बंदरगाह है, और जबकि तूतीकोरिन कृत्रिम बंदरगाह है। यानी चेन्नई और तूतीकोरिन ये दोनों कैसे बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है काकीनाडा ये बंदरगाह नगर किस राज्य में है, तो याद रखिएगा काकीनाडा आंध्र प्रदेश राज्य में बंदरगाह नगर है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर एक बात और बताई जा रही है कि यह एंकरेज और डीप वाटर पोर्ट है, कौन सा, काकीनाडा। यानी काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये एंकरेज और डीप वाटर पोर्ट है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान समय में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। कौन कौन से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता में, पारादीप बंदरगाह, तीसरा है विशाखापत्तनम, चौथा है चेन्नई, पांचवा है बीओ चिदम्बरनार जिसको पूर्व में तूतीकोरिन के नाम से जाना जाता था, छठवां है कोचीन, सातवां है न्यू मंगलोर, आठवां है मुर्मुगांव, नौवां है मुंबई, 10वां है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जिसको आप नेहवा सेवा के नाम से जानते हैं जो कि महाराष्ट्र में है, 11वां है कमराजार जिसको एन्नोर बंदरगाह के नाम से जानते हैं, और 12वां है दीनदयाल पोर्ट जिसको आप कांडला पोर्ट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कामराजार यानी एन्नोर बंदरगाह ये देश में कैसा बंदरगाह है, तो याद रखिएगा देश का पहला निगमित बंदरगाह। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि देश का पहला निगमित बंदरगाह कौन सा है, तब आपका जवाब क्या होगा, कामराजार एन्नोर बंदरगाह देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि खुला सागरी बंदरगाह किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा खुला सागरी बंदरगाह का मतलब है जहां पर जली पोत तट से दूर सागर में ही लंगर डालते हैं उसको कहा जाता है खुला सागरी बंदरगाह। अगला प्रश्न है, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह स्टैब्लिश किया गया, तो आपका जवाब होगा नेहवा सेवा पत्तन जो है ये मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अतुल्य भारत की अवधारणा का उपयोग किस लिए किया गया, तो याद रखिएगा भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए अतुल्य भारत की अवधारणा का उपयोग किया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है, तो यह भी आप इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसका संबंध राजमार्ग से है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत के बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह एक आयात नौभार का उच्चतम टन भार वाला बंदरगाह है, तो आपका जवाब क्या होगा, कांडला बंदरगाह। यानी कांडला बंदरगाह भारत के बंदरगाहों में से एक आयात नौभार का उच्चतम टन वाला भार संभालता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है, तो याद रखिएगा सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था कहां पर अवस्थित है, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक है, तो याद रखिएगा ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्न लागत पर एसी बस सेवा शुरू की थी, इसका नाम क्या रखा गया, तो आपका जवाब होगा जनरथ। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कब और किस के बीच शुरू की गई, तो याद रखिएगा भारत में 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ की गई और यह कलकत्ता को डायमंड हार्बर के बीच, इन दो स्थानों के बीच सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ की गई 1850 में, कलकत्ता से डायमंड हार्बर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया कहां पर, तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश के किस जगह पर है, तो आपका जवाब क्या होगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र कहां पर है, तो आपका जवाब क्या होगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहां पर है, तो आपका जवाब होगा लखनऊ में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है, तो याद रखिएगा गोकुल बैराज परियोजना ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चिलास
जो घास है ये किस क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है? तो याद रखिएगा ये जो चलास घास है ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो आपका जवाब होगा सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न भारत में सर्वाधिक लंबा, बड़ा और ऊंचा से संबंधित प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आप पढ़ चुके हैं, गॉडविन आस्टीन, जिसको केटू के नाम से जानते हैं, और ये काराकोरम श्रेणी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड। अगला प्रश्न है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी, 25-25 किलोमीटर। अगला है सबसे बड़ा म्यूजियम, तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता सबसे बड़ा म्यूजियम है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर, तो आपका जवाब क्या होगा? कच्छ, गुजरात सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे ऊंचा बांध, तो टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है, यह सबसे ऊंचा बांध है। सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो आपका जवाब क्या होगा? थार रेगिस्तान जो कि राजस्थान में है, यह सबसे बड़ा भारत का रेगिस्तान है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा मौसिनराम जो कि मेघालय में है, सर्वाधिक वर्षा का स्थान है। सबसे बड़ा गुंबज, तो गोल गुंबज जो कि बीजापुर में है, सबसे बड़ा गुंबज। अगला प्रश्न है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो कहां पर है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो आपका जवाब होगा भारत रत्न, यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहां लगता है? तो आपका जवाब क्या होगा? सोनपुर, बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। अगला प्रश्न है सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो आपका जवाब क्या होगा? कुतुब मीनार, दिल्ली। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान, तो आपका जवाब क्या होगा? परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पर है? तो याद रखिएगा स्वर्ण मंदिर अमृतसर भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा? सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा? माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो आपका जवाब क्या होगा? कोसी नदी। अगला प्रश्न देखिए, अगला अभ्यास प्रश्न है, स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद भारत का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अभ्यास प्रश्न को भी कंप्लीट कर लीजिए। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में जननांकी इतिहास में महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? 1921, यानी पहले प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत में जननांकी इतिहास में महाविभाजन वर्ष 1921 है। पहले प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? तो आपका जवाब क्या होगा? नागालैंड। मैंने आपको कल इसका एक्सप्लेनेशन बताते हुए बताया था कि यदि पूछा जाए कि नकारात्मक वृद्धि, तब भी आपका जवाब क्या होगा? नागालैंड। यानी नागालैंड में जो 10 की जनसंख्या वृद्धि है वो क्या थी? ऋणात्मक थी। और कितना मैंने आपको बताया था? -0.6%। यानी दूसरे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहां देखिए इस बारे में एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो नागालैंड राज्य है इसमें 10 की जनसंख्या है, यानी 2001 से लेकर 2011 तक में जो वृद्धि थी वो क्या थी? ऋणात्मक -0.6%। एक बात और याद रखिएगा, यहां पर आपको नागालैंड की कुल जनसंख्या याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना आप न तो याद रख सकते हैं और न तो इस तरह का फैक्ट आपके परीक्षा में पूछा जाता है। यहां पर एक बात और आपको याद रखनी होगी कि जो जनसंख्या में कमी आई थी वो कितनी आई थी? तो 11,534। ये बात आप याद रखेंगे प्रतिशत के आंकड़े के साथ। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प में देखिए, आपने ये देखा था कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? तो आपने पढ़ा था बिहार का, लेकिन यहां पर बिहार ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल आपका सही आंसर होगा। यानी तीसरे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया भी है कि 2011 के आंकड़े के अनुसार बिहार का जनघनत्व तो सबसे ज्यादा है, कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह भी फैक्ट आपको याद रखना होगा। और चूंकि बिहार ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आप यहां पर पश्चिम बंगाल को सही करेंगे। अगला प्रश्न है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम कौन सा है? तो याद रखिएगा कोरोमंडल तटीय मैदान। कल भी मैंने आपको यह एक्सप्लेनेशन करते हुए अतिरिक्त फैक्ट रिमेंबर कराया था कि जो कोरोमंडल तट है वो तो आपने पढ़ लिया था कि तमिलनाडु में, लेकिन मैंने आपको यह बताया था कि भारत में जो कोरोमंडल तट है ये पूर्वी तटीय मैदान को कहा जाता है। यानी चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, याद रखिएगा भारत में जो पूर्वी तट है ये फाल्स डीवी बिंदु से केप कैमोरिन तक है, जिसको भारत में कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये जो फाल्स डीवी बिंदु आपने कहा पढ़ा था? आंध्र प्रदेश में। और केप कैमोरिन तट कहां पर है? तमिलनाडु में।
इसी क्षेत्र को कहा जाता है कोरोमंडल तट। और याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कोंकण तो याद रखिएगा ये गुजरात का मैदान। यदि पूछा जाए मालाबार तट का संबंध तो मालाबार तट कहां पर है, ये पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग यानी केरल के राज्य में, यानी मालाबार तट कहां पर है, केरल राज्य में, जो कि पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत का मानक समय किस रेखांश में, तो याद रखेंगे भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर। आपके 5वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, और ये पूछा जाए कि कहां से गुजरती है, तो आपका जवाब क्या होगा, प्रयागराज की रैनी से। और अगर मिर्जापुर भी दिया रहे तो आप उसको सही टिक करेंगे। यहां पर एक बात आपने कल भी पढ़ी थी कि ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। कौन, भारत की मानक समय। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय उत्तर उपमहाद्वीप का मूलतः अंग है, यानी ये जो जब भारत का भूगोल स्टार्ट हो रहा था तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया था और इसको आपको विस्तार में बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप एक भी सीरीज मिस ना करें। जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। इसको मैंने डिटेल में भी आपको बताया है। और आपने ये देखा था कि भारतीय उपमहाद्वीप के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर ये भी गोंडवाना लैंड के भाग थे। और ये मैंने आपको बताया था कि पेंजिया का विभाजन 2 खंड में हुआ। उत्तरी खंड को लारेंसिया या अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं और जो दक्षिणी खंड है उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। देखिए, इस प्रश्न को मैंने बहुत विशेष तौर पर बल देके कहा था और आज ये प्रश्न के फॉर्मेट में है। यहां पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, श्रीलंका। मैंने कहा था कि अगर नेवर कंट्री पूछी जाए यानी आपकी नजदीकी देश, पड़ोसी देश, तो आप वहां पर श्रीलंका को देखेंगे। लेकिन अगर सीमा संबंधित बात कह दे तो याद रखिएगा श्रीलंका उसमें शामिल नहीं है। यानी यहां पर 7वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, एक बात और यहां पर बताया गया है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है और इसकी सीमाएं कितने देश से हैं, 7 देश से लगती हैं, जिसमें श्रीलंका शामिल नहीं है। इन 7 देशों के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, फिर से रिमेंबर कर लीजिए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसमें सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ है, मतलब लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं, यानी पाक जल डमरू से जुड़े हुए हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा, भारत और श्रीलंका। ये भी मैंने आपको कल बताया था। 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और आपको ये भी मैंने बताया था कि ये बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि गॉडविन ऑस्टिन क्या है। तो आपने अभी पढ़ा था कि गॉडविन ऑस्टिन, जिसको केटू के नाम से जाना जाता है, ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है। कितनी ऊंचाई है, 8611 मीटर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। ये गॉडविन ऑस्टिन शिखर है, ठीक है, और ये भारत का सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, इसको केटू के नाम से भी जानते हैं। 9वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, और आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। और एक बात और याद रखिएगा, ये माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बृहद अर्थात ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो आपने पढ़ा था इसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। किसको, बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय को। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि लोनार झील कहां पर स्थित है। तो आपका जवाब क्या होगा, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, यानी 11वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, और एक बात और याद रखिएगा, यदि जिला भी पूछने लगे तो लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। यहां पर यह भी बात याद रखिएगा कि लोनार झील क्या है, खारे पानी। अगला प्रश्न है, बलतोड़ हिमनद कहां स्थित है। तो आपका जवाब क्या होगा, काराकोरम पर्वतमाला में बलतोड़ हिमनद स्थित है, अर्थात प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब होगा विकल्प ए, काराकोरम पर्वतमाला में बलतोड़ हिमनद है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो बलतोड़ हिमनद काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है, इस पर्वतमाला में अन्य भी हिमनद हैं, उनके भी नाम याद रखिए। बियाफो, सियाचिन, हिस्पार, ये सभी हिमनद भी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ये जो भारत की वन रिपोर्ट 2021 आई है, इसके अनुसार भारत का जो कुल वन क्षेत्र है वो कितना है, 21.71%। ठीक है, क्या है, 21.71%। तो यहां पर आपका जो नियरेस्ट है वो कौन सा है, विकल्प ए सही हो जाएगा यहां पर। अगला देखिए, यहां एक बात और याद रखिएगा, अभी हमने आपको बता दिया कि जो 2021 की जनगणना के अनुसार जो वन रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भारत में 21.71% भौगोलिक क्षेत्र पर वन है। अगर ये वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा, 7,13,789
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम नगर कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा विकल्प बी, देवप्रयाग। अगला देखिए, और इन्हीं संगम के बाद जो आगे का प्रवाह होता है वो गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि होती है उसको दोआब कहा जाता है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, दोआब। अगला प्रश्न देखिए, एक बात यहां पर और जान लीजिए कि जो आपके विकल्प में जल विभाजक दिया था, जल विभाजक का मतलब क्या होता है? तो जल विभाजक वो क्षेत्र होता है जो जल के प्रवाह की दिशा को विभाजित करता है। और वहीं अगर पूछा जाए तराई क्षेत्र क्या होता है, तो तराई क्षेत्र एक दलदली मैदान होता है। और जबकि जल संभर जो होता है ये जल के संरक्षण और प्रबंधन की एक विधि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये किसकी खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब हो जाएगा सी, यानी मध्य प्रदेश में जो पन्ना है ये हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। 16 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध कोयला के क्षेत्र से। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब होगा विकल्प ए, कोयला क्षेत्र। याद रखिएगा, ये जो रानीगंज कोयला क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल के वर्धमान, वीरभूमि, बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में है। और अगर आप झारखंड की बात करेंगे तो धनबाद में स्थित है। यहां से उच्च कोटि का कोयला प्राप्त होता है। एक बात याद रखिएगा कि नमी का अंश इसमें अधिक होता है। ये कोयला उच्च ज्वलनशील होता है। रेल और ताप विद्युत संयंत्रों में इस प्रकार के कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार यहां पर भारत के भूगोल से संबंधित विविध और जो प्रश्नोत्तरी थी वो कंप्लीट हो गई। अगला जो विषय स्टार्ट होगा वो है विश्व का भूगोल। 1 बाय 1 सभी पार्ट को कंप्लीट करा दिया जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी हो इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। कौन से प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको भी आपको पॉइंट आउट किया जाएगा। एक एक फैक्ट जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, हर उन फैक्ट को आपके ध्यान में लाते हुए इस श्रृंखला को कंप्लीट कराया जाएगा। आप सभी 1 बाय 1 सभी वीडियोस को कंप्लीट करते रहें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।